खतरे वाले स्थान अब चिन्हित किए जाएंगे और उन्हें नो सेल्फी जोन घोषित कर दिया जाएगा। तो हादसे का शिकार लोग हो रहे हैं और इसी के मद्देनजर यह बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। सुरक्षित स्थानों को चिन्हित कर नए सेल्फी जोन बनाए जाएंगे। तो प्रदेश में खतरे वाले स्थानों को नो सेल्फी जोन घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे स्थानों पर सेल्फी लेने पर प्रतिबंध रहेगा। तो सुरक्षित स्थानों को चिन्हित कर उन्हें सेल्फी जोन के तौर पर विकसित किया जाएगा। ऐसे सेल्फी स्थलों का जिला प्रशासन, स्थानीय नगर निकाय, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। तो इनके संचालन और रख रखाव का जिम्मा स्थानीय लोगों और महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया जा सकता है। ऐसे सेल्फी स्थलों के पास कार पार्किंग, अल्पाहार, शौचालय और आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। तो सचिव ने सुरक्षित सेल्फी के संबंध में प्रशासन, पुलिस के उच्च अधिकारियों, डीएम और पुलिस कप्तानों को विस्तृत दिशा निर्देश को लेकर पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि मौजूदा दौर में सेल्फी लेने और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। स्मार्टफोन के उपयोग और सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने के लिए सेल्फी को लेकर हो रही होड़ में लोग अपनी जान तक गंवा रहे हैं। खासकर युवा वर्ग अपनी जान की परवाह किए बगैर खतरनाक स्थलों पर जाकर सेल्फी लेते हुए हादसे का शिकार हो रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अब सेफ्टी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। कई जगहों को नो सेल्फी जोन घोषित करने की बात निकलकर सामने आ रही है, साथ ही साथ नए सेल्फी जोन को विकसित करने की बात भी की जा रही है। देखिए सर, जिस तरह से प्रदेश में लगातार जो दुर्घटनाएं हो रही हैं और खासतौर पर जो युवा वर्ग है वो कहीं रील बनाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो इस तरह से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो जितने भी जो डेंजर जोन होंगे जहाँ पर खासतौर पर सबसे ज्यादा सेल्फी को लेकर के होड़ मची रहती है और ऐसे जोन को चिन्हित किया जाएगा, जिसके लिए जो जिम्मेदारी है वो जिला प्रशासन को दी गई है और उसके अलावा सारे लोगों को दी गई है। और साथ ही साथ जो महिला समूह है उनको भी यहाँ पर से जोड़ा जा रहा है ताकि इस तरह के जो हादसे हैं वो उससे बचा जा सके। खासतौर पर हम नदी किनारे की अगर बात करें, नदी किनारे भी इस तरह से सेल्फी और रील बनाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठते हैं। और दूसरी जब पुलों के ऊपर और सबसे ज्यादा जो मोड़ है वहां पर और तमाम जगहों, चाहे वो नैनीताल हो या फिर मसूरी हो, तनौती हो, टिहरी, तमाम जगहों पर और अलकनंदा के किनारे, गंगा नदी के किनारे भी उन जगहों को हटाया जाएगा और नए जो सेल्फी वो बनाए जाएंगे। इस तरफ एक आदेश जारी हुआ है जिसमें जो जिम्मेदारी है जिला प्रशासन को दी गई है। अब उन जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहाँ पर सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं, लोगों की मौत हुई है और इसकी जो वजह रही है तो सेल्फी लेने के और इसके अलावा जो रील बनाने के लिए जो लोग हैं सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए ज्यादा प्रयोग करता है, तो उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको वहां पर प्रतिबंध किया जाएगा और किसी भी हाल में जो सेल्फी जो वो अलग स्थान पर बनाए जाएंगे ताकि इस तरह की वो पूरे वर्ष उनकी ना सके। हरीश, वहीं अगर बात की जाए, लंबे समय से हम देख रहे हैं कि कई पर्यटक जो बाहर से उत्तराखंड पहुंचते हैं कई बार हादसों का शिकार हो जाते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह लापरवाही होता है। ऐसे में अब ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है, तो क्या माना जा सकता है कि आने वाले समय में इसी तरह के और भी फैसले सरकार की तरफ से लिए जाएंगे? साथ ही साथ जो सेल्फी जोन विकसित करने की बात निकल कर सामने आ रही है उन्हें काफ़ी अलग अलग सुविधाओं से लैस किया जाएगा। वहाँ पर शौचालयों की सुविधा होगी, कार पार्किंग जैसी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं। तो एक बड़ा फैसला इसे माना जा सकता है। निश्चित तौर पर है, क्योंकि उत्तराखंड एक तरफ जहाँ तीर्थाटन के लिए प्रसिद्ध है तो वहीं पर्यटन के लिए भी बहुत कारगर है और लगातार जो लोग हैं वो पर्यटन की दिशा में यहाँ पर पहुंचते हैं, पर्यटक के रूप में यहाँ पर पहुंचते हैं, तो उनकी जान को खतरा न हो और उनके लिए किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान सरकार रख रही है। और पर्यटन विभाग की तरफ से भी ऐसे तमाम उन जगहों को सुनिश्चित किया जा रहा है जहाँ पर सबसे ज्यादा जो पर्यटक हैं, चाहे वो मसूरी की बात करें, तनौती की बात करें या फिर हम नैनीताल की बात करें, तो इन सभी तमाम जगहों को चिन्हित भी किया जा रहा है। वहाँ पर विशेष तौर पर जो सुविधाएं हैं, चाहे वो खाने पीने की सुविधाएं हो, इसके अलावा रहने की सुविधा हो, साथ ही साथ सेवाओं की व्यवस्था वहाँ पर हो सके और शौचालय की व्यवस्था वहाँ पर हो सके, तो इन तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पर सरकार देने जा रही है। और इसके अलावा जो सेल्फी जोन है उसको भी अब नए सेल्फी जोन को डेवलप करने की भी दिशा में सरकार काम कर रही है। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। उनका देहरादून का 3 दिवसीय कार्यक्रम है। तो राष्ट्रपति आज देहरादून पहुंचेंगी और 21 जून तक
देहरादून में ही रहेंगी। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी, जहां वो विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाली हैं। खास बात यह है कि 20 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन भी है। उनका मुख्य कार्यक्रम देहरादून के राष्ट्रपति भवन आशियाना में है। तो राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना आम जनता के लिए खुल जाएगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसका उद्घाटन करेंगी। इसके अलावा वो योग दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल हो सकती हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर देहरादून में ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। 21 जून तक देहरादून के मुख्य मार्गों पर रूट डाइवर्ट रहेगा। इसके साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो स्वस्थ तन के लिए योग करना बेहद जरूरी है। योग बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए फायदेमंद होता है। इससे शरीर को मजबूती मिलती है, शारीरिक और मानसिक दिक्कतें दूर होती है। योग करने से कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और योग दिवस को लेकर उत्तराखंड सरकार की तैयारी पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री धामी 21 जून को गैरसैंण में मौजूद रहेंगे। वहीं 10 देशों के राजदूत भी योग दिवस पर गैरसैंण में मौजूद रहने वाले हैं। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योगाभ्यास किया। सीएम धामी ने कहा कि योग हमारी बहुत प्राचीन विद्या है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज योग पूरे विश्व का योग बन गया है और हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज हमने योग दिवस से पहले यहाँ सभी के लिए एक कार्यक्रम भी आयोजित किया। स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है और योग बहुत बड़ा आधार भी है। मैं सभी से कहूंगा कि योग को अपनाकर अपने स्वस्थ जीवन को और मजबूत बनाएं। तो देहरादून में योग को लेकर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी से अपील की कि योग को अपने जीवन में जरूर शामिल करें ताकि स्वस्थ जीवन हर कोई जी सके। उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ जीवन का आधार है और योग के माध्यम से बच्चे और बुजुर्ग सभी स्वस्थ रह सकते हैं। योग हमारी बहुत प्राचीन विधा है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज योग पूरे विश्व का योग बन गया है और 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। उससे पहले आज हम लोगों ने भी एक यहाँ पर सभी लोगों का योग दिवस से पहले एक कार्यक्रम आयोजित किया। जागरूकता बढ़े, लोग योग को अपनाएं। स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग बहुत बड़ा आधार है। इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि योग को अपनाकर अपने स्वस्थ जीवन को और मजबूत बनाएं, दृढ़ बनाएं। उधर सीएम धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में रणनीतिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने के लिए रणनीतिक सलाहकार समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नवाचार और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समिति निरंतर कार्य करेगी। ये समिति राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देने का मजबूत आधार तैयार करेगी। अधिकारियों को निर्देश उन्होंने दिए कि शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों में पारंपरिक तरीकों के साथ साथ तकनीकी और प्रशासनिक नवाचारों को प्राथमिकता दी जाए ताकि जनता को अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावशाली सेवाएं मिल सके। उधर उत्तराखंड में तीर्थाटन का दायरा बढ़ रहा है तो चारधाम यात्रा में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। 32 लाख तीर्थयात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। अन्य मंदिरों में भी लगातार पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 44 लाख के पार पहुंच गया है। चारधाम यात्रा में इस बार अब तक करीब 32 लाख यात्री पहुंच चुके हैं। अच्छी बात यह है कि तीर्थयात्री अब चार धामों के साथ ही अन्य मंदिरों और तीर्थ स्थलों का भी रुख कर रहे हैं, जिससे चारधाम यात्रा मार्ग की तरह अन्य स्थानों पर भी आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। इस यात्रा सीजन में ही चारधाम और हेमकुंड के लिए कुल पंजीकरण की संख्या 44 लाख से पार पहुंच चुकी है। चारधाम यात्रा मार्ग पर इसका सकारात्मक आर्थिक प्रभाव नजर आ रहा है। इसी के तहत अन्य तीर्थ स्थलों और धामों के भी प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। सीएम धामी लगातार अन्य तीर्थ स्थलों और धामों के भी प्रचार प्रसार पर जोर देते रहे हैं ताकि इन क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियां तेज हो सकें।
तो चारधाम यात्रा के लिए लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो यमुनोत्री धाम की अगर हम बात करें 7,13,456, गंगोत्री धाम की बात करें 7,80,554, केदारनाथ में 14,43,513, बद्रीनाथ में 13,36,923 और हेमकुंड साहिब की बात करें तो 1,69,180 यात्री अब तक पहुंचे। उधर ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने लखपति दीदी योजना और हाउस ऑफ हिमालय की समीक्षा की। तो मीडिया को जारी बयान में ग्राम विकास मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए महिलाओं को सशक्त करना आवश्यक है। पीएम मोदी की परिकल्पना से यह कार्य लखपति दीदी योजना के तहत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में लखपति दीदी बनाने का काम लगातार जारी है। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण भी दिए जाने के कार्य को प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्गों पर अब तक कुल 164 आउटलेट खोले जा चुके हैं। नए आउटलेट खोलने की कार्रवाई भी गतिमान है। हाउस ऑफ हिमालय के तहत विपणन और गति दिए जाने के लिए ग्राम विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया। उन्होंने कहा कि कार्ट स्थापना के लिए मसूरी, नैनीताल और नई दिल्ली के प्रसिद्ध होटलों में वार्ता की जाए ताकि उत्तराखंड के उत्पादों का स्वाद देश विदेश के लोगों को मिल सके। है कि लखपति दीदी के मामले में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.5 लाख का लक्ष्य रखा था 25 नवंबर तक, हम अभी तक 1,63,000 बना चुके हैं और नवंबर तक हम 2 लाख से आगे जाने वाले हैं। इसका मतलब आज 4 लाख से अधिक हमारी समूह की बहनें समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को मजबूत करने का काम कर रही हैं, लखपति दीदी बन रही हैं। तो 2018 को प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मुनार में बनने वाले मंडुए के बिस्किट का जिक्र कर इसे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित कर दिया था। अफसोस की बात है कि इसके 1 साल बाद ही ये प्रतिष्ठान बंद हो गया। बता दें कि मंडुए के बिस्किट से 900 लोगों को रोजगार और 15 लाख की आमदनी होती थी। वहीं इस पूरे पर कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि आपसी विवाद के चलते इस प्रतिष्ठान को बंद किया गया है, जिसकी जांच जिलाधिकारी को सौंप दी गई है। ऐसे में जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिलाधिकारी को इसकी जांच के आदेश दिए हैं कि क्या कारण रहा उसमें, क्योंकि कई व्यक्ति काम कर रहे थे और जैसा बताया गया कि आपसी डिस्प्यूट के कारण वो बंद हुई है और जांच के बाद रिजल्ट आएगा तभी कहना उचित होगा। देखिए, जिलाधिकारी को इसकी जांच के आदेश दिए हैं कि क्या कारण रहा उसमें, क्योंकि कई व्यक्ति काम कर रहे थे और जैसा बताया गया कि आपसी डिस्प्यूट के कारण वो बंद हुई है और जांच के बाद ही जो रिजल्ट आएगा तभी। तो उधर ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध का असर अब हरिद्वार तक पहुंच गया है। हरिद्वार के मंगलौर, टांडा, भनेड़ा और जैनपुर झंझेड़ी से धार्मिक यात्रा और इस्लामिक स्टडीज के लिए ईरान गए युवक, महिलाएं और बच्चे अब वहीं फंस गए हैं। हवाई हमलों के चलते ईरान ने एयर स्पेस को बंद कर दिया है और उड़ानें पूरी तरह से बंद हैं। परिजन यहां बेसुध हैं और सरकार से अपनों की सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। जिला प्रशासन ने पुष्टि की है कि कुछ स्थानीय लोग ईरान में फंसे हैं और उनकी लिस्ट बनाकर राज्य सरकार और गृह मंत्रालय को भेजी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस युद्ध की आग में घिरे विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत सरकार निकाल पाएगी? क्रम में हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं फील्ड में जाकर, और जैसा मुझे अभी बात हुई फोन पर तो वो कह रहे हैं हम 1 से 2 घंटे में कंफर्म न्यूज़ हमको बताएंगे कितने बच्चे हैं हमारे जनपद के जो ईरान में हैं, और वो सूचना संकलित करके हम गृह विभाग को भेजेंगे और फिर उसके बाद भारत सरकार प्रेषित किया जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत सरकार और राज्य सरकार जो भी हमारे जनपद के राज्य के बच्चे होंगे उनको सुरक्षित लाने में या जो भी आगे कार्रवाई करनी है उसको जल्दी करें। मेरे पास कंफर्म नहीं है इस बारे में न्यूज़ कि वो इन सूचना नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ घंटों में या शाम तक हमें कंफर्म सूचना बच्चों के बारे में कितने हैं या वो छात्र हैं या फिर वहाँ पे नौकरी कर रहे थे उस बारे। उधर कांवड़ मेले की तैयारी के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस यूपी पुलिस के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है। हरिद्वार के थाना श्यामपुर में बिजनौर पुलिस के अधिकारियों के साथ
इंटर स्टेट मीटिंग की गई, जिसमें हरिद्वार और बिजनौर पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में कांवड़ मेले के दौरान रूट प्लान, ट्रैफिक कंट्रोल और फोर्स के डिप्लॉयमेंट को लेकर चर्चा की गई। आने वाले दिनों में और बड़े पैमाने पर इंटर स्टेट मीटिंग आयोजित की जाएगी। इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग की थी ट्रैफिक को लेकर कांवड़ के संदर्भ में, जिसमें बिजनौर के लोग आए थे। आगे भी मीटिंग्स प्रस्तावित है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सबसे ही हम करेंगे, लेकिन आज बिजनौर के जो ऑफिशियल्स आए थे उनके साथ मीटिंग थी। वहाँ के एसपी सिटी साहब और सीओ ट्रैफिक साहब, बाकी सभी लोग आए थे, उनकी पूरी ट्रैफिक की टीम आई थी। हम सब ने काफ़ी गहन मुद्दों पर चर्चा की है। यातायात का कैसे डाइवर्जन होगा, अगर बारिश होती है तो रेन फैक्टर को कंसिडर करते हुए हम कैसे यातायात को सुचारू रूप से चलाएंगे। उसके अलावा डीजे से संबंधित भी जो पुराने जो भी नियम थे उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, नो एंट्री वाले जोन और हेवी वाहन को कैसे हम प्रतिबंधित कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं। हर चीज़ पर हमने मीटिंग की है और बहुत अच्छे तरीके से हम समन्वय बनाएंगे। इसमें हमने इस कम्युनिकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की है, जिसमें हम समन्वय बनाते हुए और कांवड़ को सकुशल और सुचारू रूप से तरह से यातायात का डाइवर्जन होना है, क्या प्लान रहेगा, किस तारीख को क्या करेंगे, किस सोमवार को कितनी व्यवस्था करनी है, भीड़ के हिसाब से ये सब उन्होंने बनाया है और आपस में सबके नंबर एक्सचेंज किए, समन्वय बनाया गया है और पिछली बार से भी अच्छी कांवड़ की व्यवस्था इस बार की गई तरह से। उधर हरिद्वार में आरटीओ कार्यालय के बाहर अब वो होने जा रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। इस बार आरटीओ विभाग की तरफ से एक सिक्योरिटी अधिकारी को तैनात किया गया है, जो कार्यालय में आने वाले सभी लोगों की जांच करेंगे। इस दौरान ये पता लगाया जाएगा कि कौन आरटीओ कार्यालय में अपना काम करवाने आया है और कौन यहाँ पर दलाली करने पहुँचा है। दरअसल पिछले कई सालों से हरिद्वार के आरटीओ विभाग में ये सवाल उठ रहा था कि यहाँ दलालों का बड़ा अड्डा बन गया है। कोई साइकिल पर तो कोई बाइक पर अपनी दलाली का अड्डा चला रहा है और इससे सरकार और जनता के बीच का सीधा संवाद टूट रहा है। इसके मद्देनजर हरिद्वार के नए उप संभागीय परिवहन अधिकारी ने फैसला लिया है कि अब आरटीओ कार्यालय में किसी भी दलाल की एंट्री नहीं होगी और अगर कोई दलाल पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो विभाग के फैसले से जनता काफी खुश दिखाई दे रही। देखिए, कार्यालय का गेट बंद नहीं किया गया, जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड की गई है। हमारा जो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि अनऑथराइज्ड जो लोग हैं वो कार्यालय में एंटर ना कर पाए, सिर्फ वही लोग एंटर करें जिनका कार्यालय में काम है। इसके लिए हमने वहाँ पे पहले से जो हमारे गार्ड थे उनके साथ हमने ऑफिस का भी स्टाफ वहाँ पे डेप्यूट किया है कार्यालय आदेश निकाल के, जो कि हर कोई भी व्यक्ति जो भी कार्यालय के अंदर आना चाहता है उनकी सारी डिटेल्स रजिस्टर में मेंटेन होती है और जब उनका कोई कार्य होता है, उनकी खुद की गाड़ी होती है, उनका खुद का डीए भी उनको अंदर आने का ऑथराइज करते हैं। और व्हीकल पार्किंग भी, जो भी पर्सनल व्हीकल पार्किंग है, तो उसको भी हम लोग एनकरेज कर रहे हैं कि वो हमारे कार्यालय के बाहर काफ़ी पार्किंग स्पेस है, तो वो सारी व्हीकल्स भी जो आगंतुकों की है वहीं पे पार्क हो जाए अंदर, जिससे कि जिस तरह से रिस्ट्रिक्टेड अनऑथराइज लोगों की जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। ऐसे बीच में काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि जिन लोगों के कार्य नहीं भी होते हैं कार्यालय में, वो भी कार्यालय में घूमते रहते हैं, तो ये पहल इसलिए की गई। देखिए, कार्यालय उधर कोरब क्षेत्र में वैकल्पिक सड़क निर्माण को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अल्मोड़ा विधायक आज दूसरे दिन भी धरने पर बैठे। लाखों की लागत वाली 1.7 किलोमीटर सड़क का ठेका बिना टेंडर सीधे ठेकेदार को सौंपने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने चहीते ठेकेदारों को बिना टेंडर प्रक्रिया के ठेका दे रहे हैं। विधायक ने कहा कि यह सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। ये मामला विधानसभा में उठाया जाएगा। साथ ही ठेकेदार संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर जल्द ही विभाग ने इस काम को निरस्त कर टेंडर प्रक्रिया नहीं की तो वो आत्मदाह करेंगे। विभाग के द्वारा हमारी ठेकेदारों को यहाँ प्रवेश करने के लिए इतने बड़े काम को सीधे सीधे दे दिया गया। ये सीधे सीधे ये मानकों का उल्लंघन है और इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के गेट ये मोटर मार्ग चढ़ गया और इसमें अधिशासिया गिरता ही नहीं, यहाँ के कई अधिकारी, शासन प्रशासन के लोग भी सुसज्जित हैं। हमारी मांग है कि इसमें निविदाएं जारी की जाए और यहाँ के जो स्थानीय हमारे ठेकेदार हैं उनको प्रतिभा करने। पहली बात तो यह है कि क्रांति खंड अल्मोड़ा के द्वारा अधिशासी अभियंता द्वारा फुआरा जो बाईपास है उसमें इन्होंने अपने निजी कुछ ठेकेदारों को, बाहरी ठेकेदारों को काम दिया गया, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में जिसका शासनादेश भी जारी हो चुका है कि 10 करोड़ के काम उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, जिसमें अधिशासी अभियंता द्वारा घोर लापरवाही, मिली भगत के उसमें बिना टेंडर के, बिना विज्ञप्ति के काम बांटे गए हैं।
हमारी मांग यह है कि जब तक ये टेंडर निरस्त नहीं होंगे तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर हमें आत्मदाह करने की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी करेंगे। पहले हम अधिशासी अभियंता और जितने मिले कर्मचारी हैं उन सब का हम बहिष्कार करते हुए और इनके सरों में मिट्टी तेल छिड़कते हुए इनको आग लगाते हैं, उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे।